बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेताशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में, एक और लाइवली सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से जो है वो दिन आप लोगों के गुजर रहे होंगे। अब मौसम भी कदरे जो है वो जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कराची में एक अच्छी सर्दी का जो एक पूरा जो है टेनोर वो अब हम देख रहे हैं इस वक्त। तो यकीनन चीज़ें बहुत सारी चेंज भी हुई हैं और जिस तरह से मौसम चेंज होता है, जिस तरह से आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसी के साथ साथ ज़िंदगी में और मज़ीद तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। तो ऐसी कभी कभी तबीयत में भी तब्दीली आ जाती है, लेकिन चूंकि एक कनेक्शन आप तमाम लोगों से जो है वो बिल्डअप हो गया है। मंडे टू फ्राइडे हमारा साथ होता है और इसी तरह से हम लोग जो है वो डेली बात भी कर रहे होते हैं। कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग अपने शो में साथ साथ आप तमाम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं। और यकीनन नई सुबह की टीम की पूरी टीम की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हम अपने शो में आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करें वो यकीनन ऐसी हों जिसमें आप लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो जी आज भी हम करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज, लेकिन उसके बारे में करेंगे अभी थोड़ी देर में बात। पहले ज़रा ये आपका और मेरा जो टाइम है इसमें हम थोड़ा सा अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बात यह है कि हम हमेशा से बहुत सारे लोगों पे बातें कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे आसपास रहने वाले वो लोग हों जो कि हमारे लिए बैड बैटिंग्स करते हों, चाहे हमारे आसपास रहने वाले वो लोग हों जो दर हकीकत ये प्रिटेंड करते हों कि वो हमारे दोस्त हैं या वो हमारे हक में जो है वो बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे उनके अंदर एक जेलसी फैक्टर डेवलप हो जाता है आपके लिए। और फिर वो उस चीज़ को जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एक बढ़ती जाती है, वो चीज़ बढ़ती जाती है और उसके बाद वो जब एक ब्लास्ट होता है ना तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी की किसी न किसी डगर पे डगमगा जाते हैं। लेकिन मसला सारा ये कि उस डगमगाने के बाद अगर आप अपने आप को दोबारा से स्टेबल करके अपने पैरों पे खड़ा कर लेंगे तो फिर आपसे बढ़कर जो है वो ज़िंदगी में बहादुर इंसान कोई नहीं है। बहादुरी अब डिफरेंट तरह से आप जो है वो दिखा सकते हैं। किसी पे कोई फैमिली प्रेशर होता है, किसी के साथ कोई फैमिली की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आप जो है फिर बड़े डाउन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी फील्ड की भी बात कर लूँ, लाइक ये हमारी जो मीडिया फील्ड है, मैं एज अ होस्ट एज अ सिंगर भी काम कर रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, चाहे वो मेरी होस्टिंग में हो चाहे वो मेरी सिंगिंग में हो। लेकिन जब सामने वाला उस चीज़ को हेल्दी कंपटीशन नहीं समझता ना, जब लोग ये समझते हैं कि भाई हम जो है वो सामने वाले की थोड़ी सी बैट बैटिंग कर दें, हम चार लोगों में बैठ के उसकी लेग पुलिंग कर दें, तो यकीनन कहीं ना कहीं शायद उसका कोई वीक पॉइंट हमें मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं उसको जो है वो बदनाम कर सकें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका देना, लेकिन आप अपने ज़मीर से मुतमईन हैं, अल्लाह पाक के सामने आप बिल्कुल प्रॉपर सुरखुरू हैं कि भाई मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह पाक से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम लोग ज़िंदगी में दोस्त बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्त बनाना, लेकिन फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि आपका असल दोस्त कौन है और मुनाफिक लोग कौन हैं। मैं हमेशा से बात करती हूँ अपने शो में आप तमाम लोगों से कि भाई ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, ये जो आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं ना, इनसे बच के रहा करें, इनसे होशियार रहा करें। इनमें तफरीक करना ये आपने खुद देखना है कि भाई आज अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो कल को वही मेरे साथ अगर बुरा है, तो उसको आपने खुद पहचानना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों पे अंधा एतमाद कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि यार अच्छा इसने हमसे प्यार के दो बोल दिए, शायद ये हमारे लिए यही है, बस यही दोस्त है हमारा, यही सब कुछ है। लेकिन नहीं, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, लोग अपने मतलब के लिए भी आपके साथ जुड़ते हैं, लोगों को अपनी इंटेंशंस के लिए वो आपके साथ जुड़ते हैं। उनका अपना मतलब पूरा हुआ, आप कौन वो आपको नहीं जानते। वो फिर कल को किसी के बीच में बैठ के यकीनन जो वक्त उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया होता है, जो वक्त उन्होंने आपके साथ वो वक्त गुजारा होता है जिसमें आपने शायद उनसे अपनी दिल की बातें शेयर की हों, या शायद आपने उन पर एक दोस्त समझ के भरोसा करके उनको बड़ी अपनी प्रॉब्लम्स बताई हों, तो फिर वो दूसरों के सामने बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जिससे आपकी जग हंसाई हो। ये बहुत बुरी बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ दुनिया में ही रहना है, आपने जो है वो मर के नहीं जाना? आपको ये सारी चीज़ें जो आप दुनिया में कर रहे हैं, इन सब का जो है वो जैसे मतलब मैं समझती हूँ कि गुनाह और सवाब सारी चीज़ें आपको मिलनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग दुनिया को भूले बैठे हैं बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते हैं कि बस ये जो मतलब दुनियादारी है, ये जो ऐश इशरत माल दौलत, बस यही हमारा सब कुछ है। हमने वो चीज़ ही भूल दी है। हमें लगता है कि हमने मरना ही नहीं है, हमें लगता है कि हमने कैफे किरदार तक पहुंचना ही नहीं है। हम जो अच्छा काम कर रहा है, जो पॉजिटिव काम कर रहा है, उसकी लेग पुलिंग किए जा रहे हैं। आजकल एक
फिनोमेना बड़ा हम हमेशा से बात करते हैं इन है कि लोग जा रहे हैं एंजाइटी की तरफ, लोग जा रहे हैं डिप्रेशन की तरफ। सही है, वजह क्या है? वजह ये कि बात करने के लिए कोई नहीं है, किससे डिस्कस करें। हम अगर बच्चों की बात करते हैं, हम हमेशा ये टॉपिक रेस करते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा ये टॉपिक रेस करते हैं कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को आपको जो है वो तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास, आजकल का माजरत के साथ नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बट देयर आर सम पीपल्स जिनके बच्चे अगर आके उनके पास बैठते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं अरे यार अभी जाओ, बाद में बात करना मुझसे। तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर? यकीनन वो बाहर कहीं अपनी दोस्तियां ढूंढेगा। मैं बात कर रही हूँ हमारी यंग जनरेशन की, हमारी यंग ब्लड की, हमारी यूथ की। वो कहीं ना कहीं बाहर अपनी कोई दोस्ती ढूंढेगा। फिर आपको ये शिकायत होती है अपने बच्चों से कि बच्चे बाहर, घर से बाहर ही रहते हैं, घर में टाइम नहीं देते। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ और मैं इस चीज़ पे बड़ा एम्फसाइज भी करती हूँ कि आपके लिए बच्चे की तालीम और तरबियत से पहले पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। आजकल का एक और फिनोमेना है, जरा सा बच्चा रोया, आपने हाथ में टैब दे दिया, आपने हाथ में फ़ोन दे दिया, आपने गैजेट्स के थ्रू अपने बच्चों को जो है ना वो संभाल के रखा हुआ है। पहले के दौर में ये होता था कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो हमारी माएँ होती थी वही हमें सारी चीज़ें समझाती थी, बताती थी। आजकल के दौर में क्या हो गया कि आपका बच्चा ज़रा सा रोया और आपने उसको फ़ोन पकड़ा दिया कि अभी तो ये तो फ़ोन देखते हुए ही खाना खाएगा, ये तो फ़ोन देखते हुए ही जो है वो काम करेगा, या इसके पास अगर फ़ोन है, फ़ोन बहुत, देखिए मैं ये समझती हूँ गैजेट बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपने बड़ी सारे पॉजिटिव आप काम ले सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं। ये जो डिप्रेशन, ये जो एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकल कर आती हैं। देखिए मैं हमेशा वो बात करती हूँ जिससे मैंने खुद सफ़र किया होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब एक इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होता तो यकीनन वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और मैं इस फिनोमेना से बहुत मतलब गुजर कर आई हूँ। और उसके बाद आप एक ही हल होता है आपके पास ज़िंदगी में, वो जो आपको उस वक्त लगता है जब आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें, आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ये बहुत देखने को मिल रहा है हमें आजकल। हमें पता चलता है फलां बंदे ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, उसने डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से ये कर लिया। क्या ही अच्छा हो अगर हम इस पे बैठ के ये जो चर्चे करते हैं हम कि यार नहीं हमें डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इस बारे में बात कर लें कि भाई हमें डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं कहती हूँ मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मैं दोस्त नहीं बनाती, क्योंकि जब वही बात है ना, बकौल शायर लोग कांटों से कहते हैं हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तो बात दरअसल ये है कि मैं दोस्त नहीं बनाती, लेकिन मसला सारा ये कि मैं कहती हूँ लोगों से, यार आपके दिमाग में कुछ है, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, आप किसी फेज से गुजर रहे हो, कम मुझसे बात करो, मुझे बताओ, अपने दिल का हाल बताओ, लेकिन उसको अंदर ही अंदर घोटो मत। क्योंकि जब आप अंदर ही अंदर एक चीज़ को फील कर रहे होते हो, आप किसी को बता नहीं सकते, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं समझती हूँ कि आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख सकेंगे, आप अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल नहीं रख सकेंगे, आप अपने घर वालों को किसी का भी आप ख्याल ही नहीं रख सकेंगे, ना ही आप कहीं काम कर सकते हैं, ना ही अपनी जॉब को आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी स्टेबल हो। और एजुकेशन और मेंटल हेल्थ ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और ऐसे कनेक्टेड हैं कि हम हमेशा अपने शो में टॉपिक रेज करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का हक है। और अभी हम कल के शो में भी बात कर रहे थे, यकीनन आप लोगों को अगर याद होगा, कि अब तो हम ये कहते हैं कि यार अगर आपके पेरेंट्स हैं किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए हैं अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये कोशिश करें कि अब जब आपके पास अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया अपने माँ बाप की खिदमत करने का, तो देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस जो कि पढ़ा रहे हैं, जो कि लैंग्वेज अकेडमीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप जाइए, आप अपने पेरेंट्स का आप अब भी उनको पढ़ा सकते हैं, यू कैन। अगर आप ये कर लेंगे ना, यकीन जाने सारी ज़िंदगी के लिए आपका जो है वो ये सदका जारिया हो जाएगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को एक तरीके से जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की। तो एजुकेशन सबका हक है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में एजुकेशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखती है। आज के शो में बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेहमान हैं आज जो बड़ा डीपली और ब्रीफली इस बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद गेस्ट ज्वाइन करेंगे नई सुबह के स्टूडियोज में, और आप तमाम लोगों का कोई भी सवाल हो लाइव कॉल्स के जरिए आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
बैक एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे गेस्ट। तो जी हमें 4 हमारे गेस्ट जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो भाई बीइंग अ होस्ट मुझे कहनी पड़ेगी, और कहनी क्या पड़ेगी मतलब अच्छी बात है, बोलना चाहिए। जो लोग आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोग अब जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा वार्डरोब जो है वो मेरा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंजिंग की तरफ जा रही हैं। तो अब हमें वीनस फैमिली का हिस्सा जो बनी है वो बनी है निदा, जिनका क्लथिंग ब्रांड है जीस क्लथिंग के नाम से, और आज भी उनका वार्डरोब मैंने वेयर किया हुआ। बड़े कंफर्ट ड्रेसेस हैं इनके, और जिस तरह से बेसिकली मैं पहनती हूँ बेसिक ड्रेसेस उस तरह के ड्रेसेस हैं। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये जो कैजुअल और डेली वेयर के लिए जो ड्रेसेस हैं आपके वार्डरोब में ऐड हो जाए तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं जीस क्लॉथिंग से, जो निदा उसकी ओनर है, और वो अच्छे से कस्टमाइज करके आपको अपने हिसाब से जो है वो ड्रेसेस बना के आप तमाम लोगों तक प्रोवाइड कर देंगी। सो जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, बातें करते हैं, बात से बात निकलेगी। यकीनन आप लोग भी शो में शामिल हो सकते हैं, अपनी शमूलियत का जो है वो थोड़ा सा इजहार करें, और लाइव कॉल्स के जरिए जो मैं रेगुलर कॉलर्स हैं उनसे तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यकीनन 2 घंटे बहुत कम है इस पर बात करने के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितनी भी बात हो उतना जो है वो आपकी फायदे की बात हो। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का। ऑन माय राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें आपने हमारे शो में पहले भी देखा, और बड़े भरपूर इसरार पे उनको हमने जो है वो एक बार और भी बुलाया था, क्योंकि वो बेसिकली जब बात करते हैं एजुकेशन पे, जब वो बात करते हैं स्टूडेंट्स पे, जब वो बात करते हैं यूथ पे, तो वो बहुत अच्छे से बड़ा ब्रीफली जो है डिफाइन करते हैं चीज़ों को, और आप लोग उनकी बातों को बड़ा समझते भी हैं, देखते भी हैं, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे शो में एक बार फिर से आइल्स इंस्ट्रक्टर हैं और आइल्स एक्सपर्ट हैं अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो अगेन। कैसे हैं? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल। बस आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो हमने कहा कि आप तो फैमिली का हिस्सा हैं तो आपको भी जरूर इनवाइट किया जाए। रियली प्राउड टू बी द फैमिली ऑफ वीनस एंटरटेनमेंट। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच। और इन्हीं के साथ साथ देखें, जब एजुकेशन की बात चल रही हो तो यकीनन किसी टीचर का होना भी बहुत जरूरी है, किसी कोच का होना भी बहुत जरूरी है आज के शो में, ताकि हम उनसे भी थोड़ा सा जो, क्योंकि वो जाहिर है बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, आप एज अ कोच जो है वो एज अ इंस्ट्रक्टर सबको जो है वो थोड़े गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। तो आज हमने कहा कि नई सुबह का हिस्सा भी उनको बनाया जाए। और मैंने अभी ऑफर में इन लोगों से पूछ रही थी कि सब्जेक्ट के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा, तो मैंने बोला बस ठीक है, मैंने 2 सही लोगों को सही जगह पे जो है ना एक साथ वो बैठ गए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोच, टीचर, इंस्ट्रक्टर शरियार। अस्सलाम वालेकुम शरियार। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। कैसे हैं? Always good. What about you? I'm also good। और अब आपसे बहुत सारी बातें हमने करनी है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो कहते हैं ना कि जब मैंने बात की कि टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ, तो यहाँ बड़ा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ पे बात करना किसी एक ऐसे इंसान से जो ये बेसिकली उनका फिनोमेना है कि वो एजुकेशन के थ्रू आपकी मेंटल हेल्थ को मजीद बेहतर बना सकें। हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई ज़िंदगी में आपके जो है वो योगा भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद यहाँ से सुनते होंगे और यहाँ से निकाल देते होंगे। लेकिन हम हमेशा टॉपिक बार बार इसलिए भी रेस करते रहते हैं कि भाई क्या पता कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात आपके दिल पर लग जाए और आप जो है उसको और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मेरे पास कुछ बुक्स मौजूद हैं जो कि उनकी बुक्स हैं, इस पे भी उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ उनसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी पूछेंगे। कोविड के बाद बड़ा जो लोगों ने अपने आप को जो है वो डिप्रेशन की तरफ बहुत सारे लोग चले गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया रुक गई थी, पूरी दुनिया पता नहीं कितने दहाइयों पीछे हो गई थी। तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, और लोग अपने आप को कैसे मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। नई सुबह की स्टूडियो में आज मुझे ज्वाइन किया है मुशीर हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट। बस अभी जैसे जैसे शो गुजरेगा उस पर बात करेंगे हम आपसे बहुत सारी, और साथ ही साथ जब हम एजुकेशन की बात करें तो बड़ा ज़रूरी है किसी एजुकेशनिस्ट का साथ होना, जो कि दौरे हाजिरा की जितनी भी मुश्किलात हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर बना सकते हैं, अपने एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद आगे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या काम हैं जो शायद कहीं ना कहीं हो रहे हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन किया ज़फ़र रज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू माय शो। और आपसे मैंने बहुत सारी अभी बातें करनी है। आज का टॉपिक यकीनन हमारी ऑडियंस, अब मैं एक बार और बता दूं अगर कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ आज का हमारा टॉपिक है, और आप भी इस पे कर सकते हैं सवालात, आप भी इस पे बात कर सकते हैं। मुशीर, बातों का आगाज हम आपसे करेंगे, क्योंकि देखें हर चीज से जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। तो इस वक्त मुआशरा एक कस्मा पुरसी का शिकार है, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल डाउन बिल्कुल हो गए हैं, और कोविड के बाद अगर हम देखें तो लोग बड़े डिप्रेशन में आ गए थे, कारोबार खत्म हो गए, इंडस्ट्रीज रुक गई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? अस्सलाम वालेकुम अगेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई द इश्यूज। एग्जैक्टली। शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सो ट्रू। तो दैट इज द मेन इशू, तन्हाई, नंबर 1। नंबर 2, आई हैव कम अक्रॉस वेरी टैलेंटेड पीपल जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा ही है। ठीक है, बच्चे हैं बहुत सारे जो फोकस नहीं कर सकते, बैठते नहीं एक जगह पे, ठीक है, और बैठते हैं तो उठते नहीं। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज हो गई कि हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे। नाउ लेट्स कम टू द कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत रहा है। तो सेम गोज विद द कॉर्पोरेट पीपल कि आपने एक दिन 14 घंटे 16 घंटे काम किया, अब आप प्रीवियस दिन की थकन को लेके घर जा रहे हैं और आप पूरे दिन की थकन की थोड़ी सी देर की नींद हुई, बल्कि सोने में भी तकलीफ हो रही थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड, ओ ही सेड दैट, आई डिडंट डू दिस, आई कुड हैव डन बेटर। ठीक है, और अब आप वो थकन लेके, वो नेगेटिविटी लेके, आपने थोड़ा सोए थोड़ा नहीं सोए, एंड देन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, और अभी प्रीवियस दिन की जो है वो थकन उतरी नहीं है, और अगला दिन जो है वो 14 आवर्स 16 आवर्स का आपके सामने खड़ा है। तो टेक इट 1 ईयर डाउन द रोड कि आपने कितनी नेगेटिविटी का एक पहाड़ जमा कर लिया, एंड देन व्हेन यू गो टू योर बॉस आस्किंग फॉर अ वेकेशन, तो वो कहता है क्यों, क्या जरूरत है। ठीक, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। आप लोगों का इतना खूबसूरत सेट है, कलर्स की एक अलग साइकोलॉजी है जिस पे बात नहीं होती। साउंड्स, हमारे यहाँ नॉइज पोल्यूशन इतना है, ये सब मेंटल हेल्थ में आ रहा है अभी। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू वॉक, यू वोंट बिलीव के जब मेरे पास लोग आते हैं, लोग समझते हैं एक्सरसाइज का मतलब है वजन कम करना। आई टीच पीपल हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, आई वर्क ऑन देयर पोस्चर एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ। इट सेज अ लॉट अबाउट यू, हु यू आर एंड योर कॉन्फिडेंस। मैं अभी वजन कम करने की मेंटल हेल्थ पे आया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ पोस्चर और कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, कि उसको डॉक्यूमेंट करूं, जो मैंने सीखा है वो मैं लिखूं। क्या बात, क्योंकि लोग समझते हैं कि इस्लाम रिलीजन की, थोड़ी सी मैं बात करूं कि रिलीजन का मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 साल पहले मैंने एक चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन सहरी के टाइम पे की, माय सब्जेक्ट वाज मेंटल हेल्थ एंड इस्लाम, रमज़ान। तो लोगों ने कहा मेंटल हेल्थ का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा इस्लाम आपको एक चीज सिखाता है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, उसको कहते हैं सुकून। बिल्कुल ठीक, तो आ जाओ इधर, जरा बात करो। अच्छा, व्हेन आई टीच मार्शल आर्ट्स, पीपल थिंक कि मार्शल आर्ट्स मीन्स किकिंग, पंचिंग, वायलेंस। दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स, बट द मेन फोकस ऑफ मार्शल आर्ट्स इज हेल्थ, मेडिटेशन, and the best part about Tai Chi, which I teach, or at least trying to introduce in Pakistan, is the combination of the mind and the body, physical and the mental exercises together. very important. Yes. तो उसमें क्या होगा कि you will elevate to a different state of mind, because the mind controls the body, not the other way around. Exactly, so true. So that is why I started writing about it, कि why not share with others. अच्छा, मैंने सोचा पहले कि मैं philosophy लिखूंगा, कौन पढ़ेगा? So I embedded all that in fiction. I wanted to write about the future, क्योंकि जो वक्त आने वाला है उसका किसी ने सोचा ही नहीं है। Exactly. So I started way back हज़रत सुलेमान के ज़माने से कि शऊर क्या था, लोगों ने सोचना कैसे शुरू किया। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर हम कहें कि इंसान पहले कुछ और था, बाद में सोचना शुरू हुआ, तो इट स्टार्टेड टू डेवलप। Exactly. तो मैंने ये समझा है कि अभी भी साइंस बहुत पीछे है। आवर रिलीजन इज फार अहेड, so true. which we haven't actually considered or not taken seriously. Now coming back to martial arts, कि जब मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ तो एक वर्ड मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, एंड दैट वर्ड इज स्लो। देखिए, जब हम बाइक चलाना सीखते हैं, हम सारे लड़के बैठे हुए हैं, आदमी बैठे हुए हैं, तो हमने बाइक तो चलाई होगी। तो जो भी हमें बाइक चलाता है या हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तो कैन यू राइड योर बाइक फास्ट? नो, फर्स्ट यू नीड टू लर्न टू डू इट स्लोली। तो इन मार्शल आर्ट्स यू नीड टू लर्न द बैलेंस।
तो क्या दीन भी बैलेंस का नाम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल है। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को पैरेलल हम लेके चल रहे हैं। ओके, डन। बैलेंस एंड स्लो। अब आप दीन में देखें कि कितनी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं स्लो करो, खाना तेज़ी से मत खाओ, पानी घूंट घूंट करके पियो, स्लो। स्लो। ठीक, अगेन गोइंग अहेड, नमाज समझ के पढ़ो, फील इट। अब जो 3 एलिमेंट्स है ना, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इज व्हेन द स्पिरिट इज इन्वॉल्व्ड। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, स्कूल के ज़माने में एक हदीस पढ़ी थी हमने कि इल्म हासिल करो, हाथों में चीन जाना पड़े। तो इल्म को सीखो। हमने दीन को इल्म की नज़र से नहीं देखा। इट्स नॉट अ सेट ऑफ रिचुअल्स। एग्जैक्टली। ठीक है। अब मेरा ये मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने ये समझा है कि जो भी इल्म इस वक्त दुनिया में है वो कोई ना कोई लेकर आया, कोई खुदा का मैसेंजर। हमें तो नहीं पता 1,24,000 अंबिया के कुछ ही नाम हैं कुरान में और बाइबल में, तो वो बाकी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं वहीं से हमें मिल रहा है। तो मज़े की बात यह है कि आई स्टार्टेड डूइंग योगा एट अ वेरी यंग एज, और इवेंचुअली इट अकर्ड टू मी कि मे बी दिस कैन बी मोर देन अ हॉबी। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, और समवेयर अलोंग द लाइन मैंने इसको इस नज़र से टाई ची, आई स्टार्टेड लर्निंग टाई ची। पहले कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, फिर मुझे समझ में आया कि इसके 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो मैंने कहा ओके, लेट्स वर्क ऑन दैट। उस पर हम बाद में बात करेंगे कि बिल्कुल। मैं ज़रूर मुशीर से जो है वो इस बारे में पूछूंगी, लेकिन अली मैं ज़रूर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अब क्योंकि नया साल भी हम 2025 में एंटर कर चुके हैं, सो अब क्या कुछ चेंजेस आई हैं आइल्स के बारे में अगर हम बात की जाए, अगर आप ज़रा डिटेल में बताएं स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनको। श्योर। इसमें सबसे पहला जो कहना चाहिए चेंज कहेंगे, डेवलपमेंट आप कह लीजिए, कि आइल्स पहले होता था कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर बेस्ड, दोनों मॉड्यूल्स होते थे हमारे पास। अब आइल्स में कंप्यूटर बेस्ड तो दे आर प्रमोटिंग अ लॉट, बट पेपर बेस्ड जो है कमिंग ऑफ मई से बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइल्स की जब हम बात करते हैं तो आइल्स जनरल एकेडमिक, UK-VI और A1 A2 B1 B2 होता है। तो UK-VI से तो ऑलमोस्ट इन्होंने लास्ट ईयर बिल्कुल एंड कर दिया था पेपर बेस्ड। इस ईयर में 2025 में प्लान ये है कि ऑलमोस्ट ये बात रिवील हो चुकी है कि मई में मैं आपके चैनल की तरफ से शेयर करूंगा कि पेपर बेस्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सही। जो भी स्टूडेंट्स आइल्स देना चाह रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक है या जर्नल है, इवन A1 A2 या B1 B2, दे नीड टू गो फ्रॉम कंप्यूटर बेस्ड। तो पहली चीज़ तो ये आ रही है। अब इसमें एक चीज़ और, स्टूडेंट्स को जो अक्सर जो है प्रॉब्लम होती है टाइपिंग स्पीड पे। जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि सर ठीक है हम लिसनिंग तो कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स फॉर द राइटिंग, टाइपिंग में मसला आता है। तो अब जो हमें टीचिंग ट्रेनिंग दी गई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसमें हमें ये बताया गया कि स्टूडेंट्स को हमें रिकमेंड करना है कि एटलीस्ट ही हैज़ और शी हैज़ टू गो फॉर 1 मिनट 40 वर्ड्स। 1 मिनट के अंदर कम से कम 40 वर्ड्स उन्हें टाइप करने चाहिए। तो ये चीज़ एक जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि टाइपिंग स्पीड स्टूडेंट्स को बढ़ानी है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर बेस। अब अगर हम बात करते हैं आइल्स के सब्जेक्ट्स में, तो स्पेशली इस ईयर में रीडिंग में और कहना चाहिए राइटिंग में डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं विच आर नॉट गोइंग टू बी एज यूजुअल, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि 2 मॉड्यूल्स पे ये चेंजेस लेके आते हैं। 2025 में मोस्ट प्रोबेबली जो है राइटिंग टॉपिक्स, जैसे कि टास्क 1 हमारा है जिसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आ सकता है, इधर मैप, पाई चार्ट और कोई प्रोसेस पिक्चर आती है। यहीं से लिए हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि आपको पता है, ब्रेक पे जाने से पहले अली से बात चल रही थी और हम आज बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ पे। जफर रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बीइंग एजुकेशनिस्ट हम थोड़ा सा उनसे भी उनकी जो है वो राय पूछते हैं। आप क्या समझते हैं जफर साहब के इस वक्त तालीमी निज़ाम जो है पाकिस्तान का वो कहाँ रैंक कर रहा है और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? देखिए, हमारा जो सिलेबस है ना, वो जो इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं वो सारा डेड सिलेबस। अब देखिए, हमारी जो इस वक्त पेरेंट्स हैं ज़्यादातर वो जनरेशन एक्स वाले या मिलेनियल्स हैं, लेकिन जो बच्चा हायर एजुकेशन में है वो जेन जी का है। अच्छा, जो स्कूल्स में बच्चा है वो जनरेशन अल्फ़ा का है। ठीक है, अब जनरेशन एक्स जो इस वक्त है, हमने डिबेस 3+ से कंप्यूटर सीखा है। आप इनसे अगर पूछे, डिबेस 3+ से कंप्यूटर सीखा है और आज कंप्यूटर जो है कुछ कहीं और पहुंच चुका है। ऐसा ही। ये जो जनरेशन एक्स जो जी है या जनरेशन अल्फा है, इन्होंने ये सारी स्ट्रगल्स नहीं देखी। इनका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले हमें ये ज़रूरत है सीखने की कि हमारी जनरेशन को उनकी जनरेशन की डेवलपमेंट को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब हम भी वो जनरेशन एक्स का या जो उससे पहले थे बेबी बूमर्स का अगर हम पढ़ा रहे सिलेबस, तो आपको नहीं लगता कि वो सिलेबस डेड हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, हमारी जनरेशन का जो रूल था वो बड़ा डिफरेंट था। वो ये था कि अगर मुझे कोई टीचर डांट दे किसी बात पे, ये कहते तुम नालायक हो, तो हमारी जनरेशन मेहनत करती थी दोबारा टीचर के गुड बुक्स में आने की। वाह वाह वाह, सही बात है। ठीक है, हम मेहनत करते थे। किसी तरह टीचर बोलते नहीं जफर यू आर डूइंग वेल, हम गुड बुक्स में आने के लिए मेहनत करते थे। आज का बच्चा जो है ना, वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आपने उसको निकम्मा बोल दिया ना, तो वो आपको निकम्मा बन के दिखाएगा, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा हमारी जनरेशन। अच्छा, अब जो हम टीचर्स हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रूल ये है कि भाई प्रॉफिट कमाना है असल। मैं बहुत इदारों में पढ़ा के आया, मतलब मैं अगर नाम बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे, इतने सारे इदारों में पढ़ा। कोई भी इदारे का जो ओनर है उसका एक ही मकसद है कि इतना पैसा कमा लूं कि किसी मुल्क की नेशनलिटी खरीद लूं। उन्होंने खरीद ली नेशनलिटी, ठीक है, उन्होंने खरीद ली। जब मैं उनसे कहता हूं कि यार स्पेंड ऑन योर किड्स, ऑन योर स्टूडेंट्स, तो उनके पास बजट नहीं। लेकिन उन्होंने जो है फ्रांस की और हॉलैंड की और स्पेन की नेशनलिटी खरीदी हुई, और हर साल जो है जून जुलाई की छुट्टियां वो वहां गुजारते हैं। ठीक है, बच्चों पे स्पेंड करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। ये हो गया स्कूल का एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं टीचर्स की। मोस्टली टीचर्स जो है उनकी क्लासरूम बोरिंग होती है। आज का बच्चा बोरिंग क्लास बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको इस होता है कि मैं जाऊं क्लास में तो मैं इंजॉय करूं, मुझे मजा आए, मैं नहीं वो सीखने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन टीचर इतना बोरिंग है कि वो बच्चे टीचर का नाम मनूस खड़ूस रख देते हैं। ठीक है, अब उस क्लास को कैसे आपने, क्योंकि ये जनरेशन जी है या जनरेशन अल्फा है, उसके लिए आपके क्लासरूम बहुत ज्यादा लाइवली और इंटरैक्टिव होने चाहिए। हम वो बैठ के सुन लेते थे सारी चीजें, आज का बच्चा सुनता नहीं है। तो उसके हिसाब से क्लास बड़ी जबरदस्त इंटरटेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात होगी। तो टीचर्स को इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर टीचर्स के अंदर मैंने जो बात नोट की, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है, मेरे क्लास को तो बच्चे थेरेपी क्लास कहते हैं, वो ये कि टीचर्स नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं आजकल बच्चों को। मैंने कहा ना, बच्चा बड़ा सेंसिटिव है। आप अगर किसी बच्चे को नालायक कह देंगे, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको। हाँ। इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में कि हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अगर हम किसी को जज कर, मतलब एक दूसरे को जज कर रहे हैं, किसी बच्चे को हम, अच्छा बहुत से टीचर्स नाम रख देते हैं बच्चों का उल्टा सीधा, हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं वो करने का। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, हर बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, वो आपने भी किया होगा, हमने भी किया था, हम घर आके टीचर बनते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, और सारे कजन छोटे छोटे बिठा के और टीचर बनते थे और अपने टीचर को कॉपी करते थे। ऐसा ही है। इसका मतलब है टीचर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट की लाइफ में। नो डाउट, नो डाउट। तो अब अगर वो टीचर को जब वो इतना जज करते हैं, वो बच्चे हमें हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं होगा, अगर हम पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे बच्चों को, हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो हम बच्चे को डेवलप कैसे करेंगे? बिल्कुल। और इस वक्त जो है, देखिए 6 एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम सब पे असर कर रहे होते हैं। टोटल 6 एनवायरनमेंट्स। हम सब रह रहे, हर चीज पे असरअंदाज हो रहे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये 6 एनवायरनमेंट हर एक पे असर कर रहे हैं। बच्चों में भी कर रहे हैं ना, बच्चों में भी कर रहे हैं। अब हमारा जो इन्वायरमेंट्स है सारे, वो डेवलप तो नहीं है पाकिस्तान में। हम सारे इन्वायरमेंट्स में हम लोग दुनिया से पीछे। तो हमारे बच्चे के अंदर कितना डिप्रेशन, एंजाइटी
परेशानी, पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा, उसमें से हमें उन बच्चों को पॉजिटिवली डेवलप करना है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन जो पाकिस्तान को जाके जो संभालने वाली है वो एक पॉजिटिव जनरेशन हो, वो डेवलप जनरेशन हो। हर लिहाज से हमने इतनी नेगेटिविटी जो है ना एक दूसरे को दे रहे होते हैं हम कि उसकी वजह से बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। पेरेंट्स भी नेगेटिविटी दे रहे होते हैं कभी कभार, ऐसा ही है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे इन्वायरमेंट्स में कि बच्चा जो है वो नेगेटिविटी ले रहा है। आप यकीन करें इस वक्त का बच्चा इतना स्मार्ट है कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की या बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो स्किल्ड है। अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दें, उसको सही जो है उसको डायरेक्शन दे दें, वो बच्चा बहुत कुछ करके दे। और पाकिस्तान का बच्चा बड़ा स्मार्ट बच्चा है, वो कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारा हर लिहाज से हमारे इन्वायरमेंट्स डिस्ट्रॉयड है, पता नहीं कैसे इसको जो है सही कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो टीचर्स को हायर करें जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को परफेक्ट टीचर नहीं चाहिए होता है, पहले ध्यान में रखिएगा कि आई नीड अ परफेक्ट टीचर, आई नीड अ लाइवली टीचर जो मुझे मज़ेदार तरीके से चीज़ें समझा दे। फिर हमें समझना चाहिए कि ये जनरेशन जी है, जनरेशन अल्फा है, इसको कैसे हैंडल करना है हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं, वो ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे चला रहे हैं सारी चीजें, वो नहीं चाहिए। जफर साहब, आपने पेरेंट्स की बात की तो यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे जो कि हम अक्सर ही कहते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से एक ये भी बड़ा मसला है कि वो एक प्रेशर आप पे आता है कि फलान तुम्हारे कजन ने A+ ग्रेड लिया है तो तुमने भी लेना है। यही तो नेगेटिव एनर्जी है, यही तो। तुमने फेल नहीं होना। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, शी इज इन IBA नाउ। मेरा बेटा जो है वो उसको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो मैंने उसको खेलने दिया। मैंने कहा खेलो। अब वो अगर मैं ये समझूं कि मेरी बेटी की तरह मेरा बेटा भी पढ़ ले, इम्पॉसिबल। दे आर बोथ डिफरेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, उसका ध्यान है फुटबॉल, क्रिकेट। तो अगर जावेद मियादाद के वालिद साहब ने उनको घर बिठा लिया, भाई डॉक्टर बनना है तुमने, तो मियादाद जैसा ग्रेट प्लेयर हमारे पास होता। क्या बात है, क्या बात है। होता नहीं होता नहीं ना होता। तो हर बच्चे को उसकी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं अपने 2 बच्चों को कंपेयर नहीं करता। उसको पढ़ने का शौक है बेटी को, तो उसने O लेवल्स किया, A लेवल्स किया, अब मैं IBA जा रही हूँ। भाई IBA में एडमिशन हो गया माशाल्लाह, शी इज इन IBA सेकंड ईयर में माशाल्लाह, BS कर रही हो। वो जो है बस हर वक्त क्रिकेट, हर वक्त फुटबॉल, मैं खेलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को फोकस कर दिया हमने कि भाई तुम्हारी खाला का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम्हें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तुम तो हो ही ना, देखो कहाँ निकल गए। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं अपने एक वो कंपटीशन के चक्कर में हम बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। खामोखा। मतलब वो ये हमें ये होता है यार, अगर मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट नहीं आया तो मैं पूरे खानदान को कैसे बताऊंगा फोन करके, हाँ भाई वो मेरा बेटा है ना, वो फर्स्ट आया क्लास में, कैसे बताऊंगा। सही है, हम ये बताना ही नहीं चाह रहे। मतलब हर वक्त बस हमारे बच्चा आगे। भाई ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ये मुझे तो ये कास्ट सिस्टम लगता है। हमने बच्चों को लगा दिया मार्क्स के पीछे। जिसकी मेमोरी अच्छी है वो बच्चा मार्क्स ले रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बच्चा छा गया, उसकी इज्जत है। अच्छा, जो बच्चा वीक, जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं, क्योंकि ये सारा मेमोरी एजुकेशन है, स्किल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं है वो बच्चा ये सोच रहा है यार मेरी तो इज्जत नहीं है क्लास में क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आता, अब फर्स्ट कैसे आऊं। तो वो चीटिंग करके भी फर्स्ट आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि इज्जत तो मार्क्स में है, इज्जत तो ग्रेडिंग में है। बहुत अच्छी बात की, ठीक है ना। अगर उसकी जगह हम बच्चों को टेस्ट ही ना करें ग्रेडिंग पे, हमारे तो बस बच्चे को हमने मार्क्स के पीछे लगा दिया, तो वो जो अच्छा रिमेंबर, जो जिसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो बेचारा परेशान है कि यार कुछ चीटिंग करके कुछ करके बस मैं मार्क्स ले लूं ताकि मेरी भी क्लास में इज्जत हो जाए। हम टीचर्स भी लेबल करते हैं, सॉरी मतलब टीचर्स जो सुन रहे हो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम टीचर्स भी, वो टीचर्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना बच्चे, उनको अपना पैड बना लेते हैं। दूसरे बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसा ही, ऐसा ही। आज के दौर में प्रायोरिटी उनको ज्यादा मिल जाती है। बाकी बच्चे वो बैक बेंचर्स का नाम दे देते हैं और वो बेचारे हमेशा के लिए फिर वो लेबल ढोना शुरू हो जाते हैं। और मजे की बात, मैं एज ए टीचर क्लास से निकलने के बाद जब हमारा ब्रेक टाइम है, हम चाय पी रहे हैं, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि सर आप जा रहे हैं ना क्लास में, मेरी यह ख्याल रखिएगा पीछे जो 4 लड़के बैठे हैं ना वो निकम्मे, उनको आप अवॉइड कीजिए, बाकी क्लास को पढ़ा लीजिए। अब ये मैंने इनको भी एक नेगेटिव एनर्जी दे दी क्लास के बाद। तो ये जब क्लास में एंटर होंगे तो नेगेटिव एनर्जी ये भी उसी एनर्जी के साथ जा रहे होंगे। सही है ना। तो अगर हम सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्लास के अंदर, तो हम टीचर थोड़ी है। अगर बच्चा वेट करता है कि यार सर जफर का पीरियड है, मज़ा आएगा, कुछ सीखेंगे, इंजॉय करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, लाइफ को तो उसके बाद वो मेरा वेट करता है।
सही है ना। और अगर मैं अच्छा टीचर नहीं तो आज का बच्चा बोलता है यार इस मनूस का पीरियड शुरू हो गया यार, अब क्या करें भाई। ये वाकई रियलिटी है, जफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, चूंकि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ बच्चा बन के रहता हूँ, उनको पढ़ाने के लिए मुझे, मैं आई बिलोंग टू जनरेशन एक्स, लेकिन मैं उस क्लास में आप जाऊंगा, अगर आप मेरी क्लास में कभी आएंगे आपका लेकर सफर भी जनरेशन जी गए। इतना हमें नीचे लेवल पे जाके उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको ये बताना पड़ता है कि हम आपके फ्रेंड हैं, और तब जाके हम वो एजुकेशन हम इम्पार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जिस सब्जेक्ट पे मैं इस वक्त बहुत काम कर रहा हूं, वो माशाल्लाह कराची में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है। आप यकीन करें कि मेरी क्लास में कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर जफर की क्लास में स्ट्रेस हो रहा है, यानी मैं आके इरिटेट हो रहा हूँ, यार थक गया हूँ, मुझे बोरियत हो रही है, मैं पता नहीं कब 1.5 घंटे गुजरेंगे। बोलते यार सर पता नहीं 1.5 घंटा कहाँ गुजर गया भाई, सर आपकी क्लास खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, जितना ज़्यादा मैं उनकी केयर करता हूँ। उसका रिजल्ट ये निकलता है बच्चे खुद अपने सब्जेक्ट की मेहनत करते हैं। बिल्कुल, बच्चों को आप बच्चों को डायरेक्शन दे दें। आप बस ये कि मेरा अगर एक बच्चा मेरा जो है वो फर्स्ट बहुत बड़ी पोजीशन ले आता है, वो मेरी अचीवमेंट नहीं है। मेरी अचीवमेंट ये मेरी क्लास का हर बच्चा कुछ करके दिखा रहा है। क्या बात है, क्या ये बात मेरी अचीवमेंट है। और मैंने हमेशा से वीक स्टूडेंट्स पे काम किया है, और ऐसे वीक स्टूडेंट्स पे काम किया है। बड़ी बात है सफर साहब, ऐसे वीक स्टूडेंट पे काम किया। आप यकीन करें, पेरेंट्स कहते थे कि ये किसी काम का नहीं। आज वही बच्चे जो अपने माँ बाप का कारोबार संभाल के बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पोजीशन पे बैठे। क्या बात है। तो ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा एज अ टीचर। और प्लीज़ मैं इस चैनल के ज़रिए लोगों को सिर्फ कि खुदा के वास्ते अपने आसपास लोगों को नेगेटिव एनर्जी मत दें, अपने बच्चों को मत दें, अपने स्पाउस को मत दें, अपनी फैमिली को नहीं दें, किसी को भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दें। देखिए अब आपके दरवाजे पे अगर कोई सफाई वाला आता है कि जी आप डस्टबिन दे दें, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि जी ये जमादार आया है, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको। आप समझ रहे बात को। उसको भी, मेरे बच्चे सफाई करने वाले को भी मुकेश अंकल कहते हैं, क्योंकि मैंने उनको सिखाया बेटा वो गरीब है, ये उसका अपना नसीब है, लेकिन वो इज्जत के लायक है कि वो बड़ा है। और इसी में एक और चीज ये कि सफाई वाले को हम कहते हैं कि अरे ये तो गंदा है, गंदा है, वो आप हमारी सफाई कर रहा है। तो मेरे बच्चे उसको मुकेश अंकल कहते हैं, क्योंकि मुझे ड्राइवर को भी वो ड्राइवर नहीं कहते, सही है, वो अंकल ही कहते हैं। उसकी वजह ये है, बात है तरबियत बड़ा मैटर करती है। नहीं आप पॉजिटिव यहाँ पे उसको बोल दे, आप गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, वो वाकई वो जमादार तो है, इसमें क्या गलत है। लेकिन मसला ये कि आप जब उसको जमादार कह रहे हैं ना, तो आप उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। मैं सारे देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम जिक्र करें, हर महफिल में उनका जिक्र होना चाहिए। सबसे वो जिस औरत उन पे कचरा फेंकती थी ना, वो नेगेटिविटी फैला रही थी, मेरे नबी ने उनको पॉजिटिव एनर्जी दी थी। क्या बात है, क्या कहना है, सही है। तो मेरा जो हमारा इस्लाम जो फैला है ना, वो मेरे नबी की पॉजिटिव एनर्जी पे फैला है। बेशक, कोई सही नहीं है। जो लोग उनसे मिलते थे, उनको देखते थे, उनसे बात करते थे। एक खातून जो है वो सामान उठा के जा रही थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं, अरब की गर्मी में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान ने उनका सामान उठाया, घर पहुंचा दिया। उस खातून ने उनसे कहा कि भाई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ कि इस इलाके में एक आदमी आया है, वो कोई नया मज़हब लेकर आया है, और तुम उससे बच के रहना, और उसका नाम मोहम्मद है। तो हमारे नबी पाक ने कहा कि मैं ही हूँ वो मोहम्मद। इतनी पॉजिटिव एनर्जी उस औरत को दे दी कि उसने इस्लाम कबूल कर ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। उनके नाम में इतनी पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल ऐसा ही। और हम तो ये बात मानते हैं कि उनका नाम लिए बगैर, उन पे दुरूद पढ़े बगैर हमारी नमाज कबूल ही नहीं होती। उनका नाम इतना मुबारक नाम है। तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि लोग अगर आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करें पॉजिटिव एनर्जी देना। सोचे कि यार इसकी वजह से कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा। अपना स्टेप आपको खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के नाम रख देते हैं, आपको पता है कि गुनाह ने कबीरा में से किसी का नाम रख देना। मतलब क्लास में कोई सांवला सा है, कोई बच्चा है तो उसका नाम रख दिया कालू या कल्लू रख दिया। कोई छोटा है उसका नाम नाटा रख दिया। ये करते हैं ना हम लोग, निकनेम्स रखते हैं और बुरे रखते हैं। तो वो कहते हैं कि निकनेम हमेशा अच्छा रखो, लोगों का खूबसूरत नाम रखो, जिससे उनको जो है वो पॉजिटिव एनर्जी मिले। ठीक है ना। मैं क्लास में, मेरे बहुत सारे बच्चे, मैं उनसे कभी कह देता हूँ, मैं अपनी क्लास में अक्सर, क्योंकि मुझे बेटियाँ बहुत पसंद है, मैं बेटियों का बड़ा मतलब मुझे अच्छी लगती है हमेशा बेटियाँ। तो मेरी बेटी के भी ऐसे ही, मेरे घर का जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मेरी बेटी। हर चीज़ उसकी मर्जी से होगी, और उसके बड़े नखरे हैं माशाल्लाह, और अल्लाह करे उसके नखरे हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, कोई लड़की अगर मुझसे सवाल पूछती, मैं उसके बोलता, हाँ मेरा बेटा, मेरी गुड़िया, मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ना आपके लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी मतलब मेरा मोबाइल कभी ऑफ नहीं होता। एग्जाम की रात बच्चे 3-3 बजे मुझे मैसेज कर रहे होते, मैं उनको जवाब दे रहा था।
मैंने कहा बस करो, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, टेंशन की क्या बात। भाई बहुत तो जरूरत है पाकिस्तान को ऐसे टीचर्स की, ऐसे मेंटोर्स की, बिल्कुल पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर, वो हमें होना चाहिए। लेकिन आप अगर यहाँ आती है और आपको कोई आके कुछ वो आपकी जात पर कोई उल्टी सी बात कर दे सुबह आते ही, तो अगर नेगेटिव एनर्जी दे दी, आपका पूरा प्रोग्राम पूरा दिन अजीब सा गुजरेगा, यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि उसने आपको नेगेटिव एनर्जी दे दी। ऐसे ही ऐसा आप है। आप तो माशाल्लाह रहती है, लेकिन हम कर लेते हैं बड़ा लेकिन पॉजिटिव हो जाते हैं। नहीं हो, लेकिन कितनी गलत बात। अच्छा इसी तरह आप घर से निकले, कोई आपको बोले यार तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, वो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा ना, सही है। तो ये हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी अच्छा चाहिए। इस पे मैं जरूर ऑन एयर एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी टीम को हर मामले में अप्रिशिएट करूँ। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, हमारे कैमरामैन है जाहिद नाम है उनका, इस वक्त मौजूद ही है यहीं पे। तो ऐसा अमूमन होता है कि कभी भी मैं जिस दिन मैं डल आती हूँ या जिस दिन होता है इंसान की तबीयत बड़ा तो है वो, उस दिन वो जब आके ना खुद से पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू हो जाते हैं ताकि बंदा जो है वो प्रॉपर हो जाए। और साथ ही साथ जो है वो, अगर मैं बात करूँ, एक और हमारे जो कैमरामैन है, हम तो प्यार से उनको बज्जी बोलते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन ये निकनेम पॉजिटिव वाला है हमारा। पॉजिटिव हम निकनेम्स पे अगर बात करें तो उनके साथ भी यही है कि वो भी हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर होते हैं जब देख रहे होते हैं कि यार होस्ट या कोई भी जो है और टीम मेंबर जो है वो थोड़ा सा कहीं डल हो रहा है, किसी ने उसको कुछ बोल दिया। तो यार मतलब ये वाकई आपने बिल्कुल सही बात की कि जब आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं तो आप खुद ही चार्ज हो जाते हैं। इन बच्चों को ये जनरेशन जी है, हमें इसको समझना पड़ेगा, जरा सी एनर्जी दे दें और आप देखेंगे वो कितना जो है वो आपको अप्रिशिएट करता है। अच्छा दूसरी बात ये कि अब एक रिवाज ये चला है भाई कि बड़े बड़े इदारों में टीचर्स जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े मोबाइल और बड़े गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों से एक सवाल पूछा, मैंने कहा मैं बाइक पर आऊँ या मैं रिक्शा में आऊँ, मैं चिंची में आ रहा हूँ, फर्क क्या पड़ेगा? मैंने कहा, और एक टीचर है जो कि लैंड क्रूजर में आ रहा है लेकिन वो हमेशा लेट आता है, आप किसको अप्रिशिएट करेंगे? पंक्चुअल, जो पंक्चुअल है। हाँ। मैंने कहा असल चीज है टाइम पे पहुंचना। आप कैसे पहुंच रहे हैं ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात ये, मैंने कहा कि जो हमारे बॉस की गाड़ी है ना, जो लैंड क्रूजर, वो बाहर खड़ी है, मेरी बाइक भी बाहर खड़ी है, मैं कोई लैंड क्रूजर लेके क्लास में नहीं आ गया भाई। क्लास में तो बच्चा ये देखता है कि टीचर में कितने दम है, वो चिंची में आया वही नहीं देख रहा बच्चा। आप समझे बात? हम लोग खामों का स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है। कोई क्या कहना चाहेंगे अली इस बात को कंटिन्यू अगर करें? इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक तो स्टेटस कॉन्शियस वाला जो इशू है कि बहुत सारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली ये होता है। अब स्पेशली अगर हम ओ लेवल्स या ए लेवल्स पे आते हैं तो टीचर्स को कहते हैं कि जब आपका स्कूल ऑफ हो जाता है तो उसके 30 मिनट्स के बाद आपको जाना है। उनका क्वेश्चन आता है क्यों जाना है, क्योंकि जब सब चले जाएंगे तो आप बाइक में जाएंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो कोई देखे कि आप बाइक में जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े स्कूल्स की कहानी है। तो अब वो टीचर बेचारा आधे घंटे बैठा हुआ है, 45 मिनट्स वो ही इज स्टक। मतलब वो स्कूल अपने स्टेटस की वजह से एक टीचर का जो है वो टाइम वेस्ट कर एग्जैक्टली। और सेकंड चीज ये, जैसे इन्होंने बात की कि वी नीड टू सी द जनरेशन एग्जैक्टली ना। जब हम अगर आइल्स की भी हम बात कर रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज की भी हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें न्यू मेथड्स के साथ पढ़ाना पड़ता है, हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है और अपडेटेड नॉलेज देनी पड़ रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन, एक वर्ड था जिसको डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड की लास्ट एडिशन से पहले वजू करने के लिए एवोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो लास्ट एडिशन 4 इयर्स के बाद आया उसमें एवोल्यूशन का मतलब है टू वॉश योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। तो अब ये वजू करना तो नहीं हुआ क्योंकि चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली। तो वर्ड्स चेंज होते हैं, लैंग्वेज अपग्रेड होते हैं। एग्जैक्टली। तो वी नीड टू हैव दैट नॉलेज। अगर हम वो अपडेटेड नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वो हमारा जो डेट सिस्टम जैसे इन्होंने कहा तो वो वहीं पे स्टक है। ऐसा ही है। तो टीचर्स को एक तो अपडेट रहना पड़ता है और डेफिनेटली आप अगर क्लासरूम में और आपकी क्लास में बहुत मिस्चीवियस स्टूडेंट है, आप उसको इंचार्ज बना दें, देखें वो सबसे अच्छा पढ़ेगा। आप उसको थोड़ा सा इनकरेज करें और कहें कि ठीक है यू नीड टू लीड दैट, और वो आपको पढ़ के भी दिखाएगा। तो डेफिनेटली वी नीड टू गेट द मेंटल साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट आल्सो। शरियार से अगर बात की जाए तो शरियार खुद भी टीचर भी हैं और साथ साथ हमारी यूथ के लिए मोटिवेशनल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करें। आप शरियार, आपकी क्लास में जो यूथ है जिस पे आप बात कर रहे थे, क्या देखते हैं इस वक्त यूथ का क्या स्कोप है, क्या माइंडसेट है उनका, क्या चाहती है हमारी यूथ? ना कर मोहताज किसी का मुझ ज़माने में, कमी कौन सी है रब तेरे ख़जाने में। तो खुदाई ख़जानों में से ख़जाना हमारी ज़बान भी है। उसका सही इस्तेमाल करना। सर ने बड़ी प्यारी बात की कि डील, हाउ यू डील विद पीपल। हमारे से एक चीज़ पास किसी और तक हो रही है, फिर वो आगे चैन बन के कहाँ पास होके कहाँ तक जा रही है, वापस पलट के हम तक आएगी। इफ़ यू आर पासिंग समथिंग गुड टू आवर यूथ, वो हमें कॉपी करेगा। वी नीड टू बी द आइडियल फॉर पीपल हु आर फॉलोइंग अस।
Exactly. और अगर हम सही चीज़ें जनरेट करेंगे तो वो हमारे लिए एक आगे बड़ा पेज बनकर सामने आएगी द बिग स्क्रीन से। और हमारे जितने भी कोचेस हैं, टीचर्स हैं, उनका अपडेट सर राइट थिंग सर कि उनका अपडेट होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर टीचिंग समथिंग तो उसके साथ साथ बच्चों की नीड क्या है। देखिए हम ऑडियंस के लिए आते हैं, आप भी ऑडियंस के लिए आए, जो ऑडियंस लाइकिंग द मोस्ट थिंग वी नीड टू डू द सेम थिंग। तो जो ऑडियंस डिमांड हमसे कर रही है क्या हम वो चीज़ दे रहे हैं। आज का बच्चा चाहता है कि हमारी क्लास में फ़न हो, जैसे बाहर वो जाता है तो उसको दोस्त यार फन करते हैं तो दोस्त में जाता है वो बैठता है उनके अंदर। द सेम थिंग द डिमांड इन द क्लासरूम्स एज वेल कि जो आज का टीचर है उसका ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट बी फॉलोइंग द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम। एक्टिविटी बेस से फ़ायदा ये होता है जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं थियोरेटिकल बेस होती है, अगर उसमें वो प्रैक्टिकलाइजेशन डाल देंगे तो हमारा यूथ उसको बहुत जल्दी पिक करेगा। अगर मैं गाना गाऊँ तो सामने वाला बच्चा उससे जल्दी पिक करे, गाना गाना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज़ अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे उसी सेम वे पढ़ाऊंगा तो बच्चा उससे पिक करके फटाफट अपने साथ इम्प्लीमेंटेशन में ले जाएगा। और यही चीज़ें हम लोग लैग कर रहे हैं आज के दौर के अंदर कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सिखा नहीं रहे। दैट हाउ टू यूटिलाइज योर मेन थिंग्स, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे सीख सकते हैं आप। एक चीज़ है कि हमारा जो एक करिकुलम बना हुआ है उसमें हम एक चीज़ लैग कर रहे हैं जो सर ने भी बताई थी डेवलपमेंट के अंदर। वो चीज़ है बच्चों को, एक होता है लर्निंग, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल जीरो हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है हमारी। मतलब हमने सब कुछ लर्न कर लिया, वी हैव डन मैट्रिक, वी हैव डन इंटरमीडिएट, लेकिन क्या पढ़ा याद नहीं है। 3 साल बाद हमारा जेन से वो लेकआउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो याद नहीं, हमने सिर्फ उसको सीखा था। आज मैं सवाल करूँगा हमने मैट्रिक क्लास 9 क्लास क्या पढ़ा, हमें याद नहीं रहेगा। क्यों? हमने लर्न किया, भूल गए शायद हम। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे आज तक याद है, शायद मरते दम तक याद रहेंगे। वो कौन से? एक था प्यासा कौवा, हमें याद रहेगा। वो हमने विजुलाइज करा था कि हाँ एक था प्यासा कौवा, उसको पानी की नीड थी, वो ऐसा। फिर एक थी कहानी छोटी सी किसकी, कछुए और खरगोश की, हमें याद है। बच्चों ने इस पर इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट कैसे लिया? क्योंकि वो बच्चों ने विजुलाइज कर लिया। तो अगर सारे टॉपिक, सारी चीज़ें, सारे उनका जो एक एजुकेशनल सिस्टम है अगर ऐसे ही पढ़ाया जाए तो हमारा बच्चा बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। इनके अंदर टैलेंट है, दुनिया की एक बेहतरीन कॉमर्स हमारी कॉम है, लेकिन सारा का सारा मसला है कोचिंग का। वी नीड द राइट कोचेस टू द गाइड देम। पाकिस्तान टीम का टैलेंट बहुत है क्रिकेट टीम के अंदर, लेकिन अच्छा कैप्टन नहीं है, लाइक इमरान खान, सरफराज खान जैसा। तो अगर चीज़ें हमें बेहतर करनी है, वी नीड टू गेट द राइट कोचेस फॉर देम, अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हम लोग दुनिया से 20-30 साल पीछे है मेरे ख्याल से। ग्रीन लाइन बस पत्नी कहाँ पहले जापान में, चाइना में आई, 20 साल बाद यहाँ पर आई। क्यों? क्योंकि इनोवेशंस हमारे पास नहीं है, काम करने नहीं। तो हमारा यूथ काम करना चाहता है, दे नीड कोचेस, दे नीड प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे हैं और रह ही जाएंगे इस तरह। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं, अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें चल रही थी, और मैं ये समझती हूँ कि आप लोग तो ब्रेक पे चले आते हैं, लेकिन हम लोग ऑफ एयर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ों को यकीनन ऑन एयर होना भी डिस्कस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा से हमारी टीम की, नई सुबह की टीम की पूरी कोशिश होती है कि भाई आप लोगों तक जो भी बातें पहुंचाई जाएं वो पॉजिटिव मैसेज हम कन्वे करना है। जैसे आज यकीनन मेरे शो में जो भी गेस्ट आते हैं, जब भी आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जफर साहब ने ये बात बड़े अच्छे से सिखा दी है कि मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ कि भाई पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर करें, पॉजिटिव एनर्जीज ट्रांसफर करें। तो आज ये बात और अच्छे से जो है वो पुख्ता हो गई है उनकी बातें सुन के कि भाई हमें पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर करनी चाहिए, ताकि जिंदगी और बड़ी मजीद आसानी से गुजर सके। जफर साहब ने जैसे बात की थी नमुशीर के, भाई अब बच्चे जो है वो स्ट्रेस की तरफ तब जाते हैं जब टीचर बोरिंग होता है, वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नहीं उनको सही से हैंडल कर पाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं कि छोटे बच्चों में भी हम एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। तो मैं चाहूँगी ज़रा हम उन रीजंस पे बात कर लेंगे। जी देखिए, सबसे पहला इशू जो सिर्फ बच्चों का नहीं सबका है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि अगर इट्स नॉट what you are and what you think, it's how you make me feel,
दैट इज द मेन थिंग। Exactly. अच्छा, दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा मैं इनकी बात को आगे लेके चलूं कि हमारा सबसे पहला मदरसा जो है वो घर है, और इल्म से पहले एक चीज चाहिए जिसको कहते हैं अदब। देखिए, कुछ चीजें वक्त के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो नॉर्म्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जब तक मुझे घर से सिखाया नहीं जाएगा कि टीचर की, उस्ताद की वैल्यू क्या है। देखिए, मौला अली ने कहा कि अगर तुम बादशाह भी हो और तुम्हारा उस्ताद आ जाए तो खड़े हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, राइट? तो वो चीज घर से सिखानी चाहिए। इन्होंने भी अपने स्वीपर की एग्जाम्पल दी कि देखो, उसको अदब से जो है रिस्पेक्ट के साथ उसको एड्रेस करो, वो बड़ा है तुमसे, राइट? अच्छा, दूसरी चीज ये कि आजकल के बच्चों को अगर मैं साइकोलॉजी के हिसाब से कहूं तो दे आर क्लोज्ड इन अ शेल एंड यू नीड टू बी द आइस ब्रेकर। वंस द चाइल्ड ओपन्स अप एंड जस्ट स्माइल्स एट यू। देखिए, हमारे मजहब में इतनी अजीब बात है कि मुस्कुराने पे बड़ी एम्फेसिस है जो हम नहीं करते। भाई थोड़ा सा मुस्कुरा दो, आप किसी को नहीं जानते, किसी को देख के जरा सा मुस्कुरा दें, वो भी आपको मुस्कुरा के अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, आई जस्ट स्माइल्ड एट समवन एंड दिस इज, आई मीन, मैं कहता हूं लोगों को कि आप हीलिंग की बात करते हैं, एक इंसान जो दूसरे को गले लगा ले वो भी एक हीलर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो द स्माइल कैन बी लाइक एन आइस ब्रेकर। ठीक है, अब आपने ये जो जी जनरेशन और अल्फा बच्चों की बात हो रही है, ये एक छोटी सी दुनिया में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ठीक है, 9th क्लास में एक हमारे उस्ताद ने एक शेर सुनाया था, कहें तो बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल का शेर है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। क्या बात, क्या बात। तो आज अब ये समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आपने भी पॉजिटिविटी की बात की कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके यूज पे कंसर्न हूं। तो ये चीजें घर पे, ये टीचर्स का काम नहीं है। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं, आप सही है। टीचर्स को आपने क्या समझ रखा है कि वो एक जंगली को क्या इंसान बनाने के लिए, पहले घर से तो शुरू करो कि वेयर इज योर होम ट्रेनिंग। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर हमारे यहाँ ये होता है कि अगर टीचर ने बच्चा सही नहीं पढ़ रहा है, बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया और टीचर ने उसको डांट दिया, तो यहाँ पेरेंट्स पूरा घर लेके लड़ने पहुंच जाते टीचर से कि भाई हमारे बच्चे को डांट दिया। हमारे दौर में क्या होता था, अम्मा अब्बा ट्यूशन टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को बोल रहे होते थे, वो एक मैंने कल भी एक मिसाल दी थी कि भाई हड्डियां हमारी हैं, गोश्त आपका है, बच्चा आपका है, मतलब ऐसे दे देते थे। नो, दैट्स नॉट द केस। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। पहले जमाने में बच्चों को बात करने का कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट था। एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, द बेस्ट टीचर is a good storyteller. If you can deliver a story, मैंने एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोर्स था, अब वो नए, they were fresh graduates जिन्होंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, और उनकी सुबह से ट्रेनिंग चल रही थी और आखिरी मेरा सेशन था। अब वो बेचारे सारे थके हुए बैठे थे, और एक तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा अब ये पता नहीं क्या करेगा। सीधी सी बात है। So I just walked in and I said, देखो बात सुनो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं क्या पढ़ाने आया हूँ। मैं कुछ तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, कुछ कहानियाँ सुनाऊँगा, और हम कोशिश करेंगे कि किसी कंक्लूजन तक पहुँच जाएं। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना गेमिफिकेशन का, कि बच्चों को इंगेज करें, ये वो टाइम नहीं है कि आप कहें सब चुप रहो और सुनो मेरी बात। नो 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 नो, यू कांट डू दैट। एग्जैक्टली, यू हैव टू गेट इनटू द क्राउड। यू वर टॉकिंग अबाउट सिंगिंग, एक लाइव, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं हु आर टेरेबल परफॉर्मर्स। तो द बेस्ट परफॉर्मर इज जो माइक लेके क्राउड के बीच में चले जाते हैं, क्राउड की इंटरेक्शन, एंड द पीपल जस्ट वेक अप, दे जॉइन यू एंड दे गिव द माइक टू द पीपल, जॉइन मी। मैंने एक पेरेंटिंग पे एक स्कूल में वर्कशॉप ली थी, उसमें पेरेंट्स ही बैठे हुए थे, वाइस प्रिंसिपल भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा देखो, पेरेंटिंग के 3 कैटेगरीज हैं। एक वो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इफ़ यू पुट द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द चाइल्ड विल ऑलवेज बी हेजिटेंट टू टॉक टू यू। एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर आप चाइल्ड से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं तो वो आपको एक चपत भी मार देगा।
ठीक है, और आपकी कोई वर्थ नहीं है। अगर आपने उससे कोई काम लेना है तो द चाइल्ड जस्ट थिंक्स यू एज अ बडी। तो अगेन यू नीड टू फाइंड अ थर्ड कैटेगरी इन बिटवीन द बैलेंस, कि you need to be friendly as well, you need to be lively, but also there is a fine line that you have to draw. so true. थोड़ी सी मैं आई एम सॉरी टेक्निकल बारीक सी बातें कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और हम सब तो समझ ही नहीं, यकीनन ऑडियंस भी समझ रही होगी इस चीज को। तो अब थोड़ा सा हमने इस चीज को एस्टेब्लिश किया कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमने फोकस, प्रेशर को हैंडल करना। अच्छा, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में एक छोटी सी ऐप है जिसको कहते हैं क्लीन मास्टर। ठीक है, आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो रही है, तो आपने एक बटन दबाया और उसने सब वो बफर्स और अनवांटेड डेटा को डिलीट कर दिया। रियल लाइफ में इसको कहते हैं मेडिटेशन। ठीक है ना, ध्यान हटाने और लगाने को मराकबा कहते हैं। ईगल्स का एक सॉन्ग है होटल कैलिफोर्निया, इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, उसका एक जुमला मैं हर वर्कशॉप में कोट करता हूं कि सम डांस टू रिमेंबर एंड सम डांस टू फॉरगेट। अगर ये मेरी अपनी एक टर्म है, ये मैं अपने क्लासेस में, अभी मेरी संडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, नया सेशन, मैं लोगों को ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ सिखाता हूं। दैट्स इट, कि हाउ टू लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड और घर जाके जस्ट सो जाओ, वेक अप अनदर डे, और सबसे पहले बी थैंकफुल, अच्छा मैं जिंदा हूं, ओके गुड, चलो आज कुछ नया करते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। शरियार, अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ और एजुकेशन को, जैसे आज हमने कनेक्ट किया है, तो बच्चों पे या हमारी जो यूथ है जिस पे बात करें, उस पे अगर सबसे बुरा इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे सबसे पहले पड़ता है तो वो ये पड़ता है कि एक इंसान ने अपने एफर्ट्स लगा के पढ़ा, एक अच्छी एकेडमिक जो है वो अपनी कंप्लीट की, उसके बाद जब जाते हैं ना हम जॉब इंटरव्यूज की तरफ, तो वहाँ पे आप अगर कहीं आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बात कर दी जाए, तो ये भी एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आप मेंटल इशूज का शिकार हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपने यकीनन ऐसे बच्चे डील किए होंगे जिनको जॉब इंटरव्यूज में बड़े मसले मसाइल हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है, सर ने जो बात की है, इससे एक बात की गलती है मेंटल हेल्थ से, वो गलती है कंपैरिजन। जब कंपैरिजन आता है ना तो इंसान फिर थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील करता है कि यार उसमें ये चीज़ है तो मुझ में क्यों नहीं। अगर उसने जॉब कर ली, उसकी सैलरी लग रही है 80,000 रुपये, लाख रुपए, तो फिर मेरी कितनी लगेगी। तो हम लोग बहुत बड़ा एक पहाड़ खड़ा करते हैं एक्सपेक्टेशंस का, वो जब ब्रेक होती है फिर इंसान गिर जाता है, उसकी मेंटली हेल्थ इस तरह डाउन जाती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। उसके बाद जो सराउंड में लोग उसके हैं इर्द गिर्द वो डिमोटिवेट करते हैं। उस ने जो बात की थी ना कि एनर्जी पास की, वो एनर्जी जब पॉजिटिव नहीं आपको मिलती है तो आप फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी ऐसे होता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करे हैं, जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं, उनके अंदर कुछ होता नहीं है। अच्छा, जब आते हैं तो पूछता हूँ भाई क्या एक्सपेक्टेशन आपकी सैलरी, तो दे से कि सर हमें तकरीबन 80 to 90 तो मैं चाहेंगे आदमी, क्योंकि हमने कराया ग्रेजुएशन। मैं सवाल करूँ ठीक है आपकी सीवी से मैसेज मेंशन सब कुछ है, अच्छा बताया कि आपने मैट्रिक माशाल्लाह किया है, कि आपको पता है वो इज़ मैट्रिक, डू यू नो द डेफिनेशंस। तो कह रहा है सर नहीं मैं नहीं पढ़ा चीज़, मैं तो बस बुक्स पढ़ी हैं, मैंने वो सीखा है, उसके बाद बस मैं आ गया। ये इस चीज़ को मैं जफ़र साहब से यकीनन कंटिन्यू करना चाहूँगी, ये जो बात है कि मैंने तो बस बुक्स पढ़ी हैं और मैं आ गया हूँ, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए जो बच्चे, मैंने आपसे फिर पहले भी कहा था कि जो बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, अब उन्होंने सब कुछ लर्न कर लिया, पेपर में बैठे सारे बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर लिया होगा, राइटिंग भी अच्छी, चलो सही पास हो गए, फर्स्ट आ गए, 98% मार्क्स भी ले लिए, लेकिन वो तो सिर्फ मेमोरी है ना। असल चीज तो काबिलियत है। तो जब वो कहीं किसी के सामने बैठता है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जो है ये पोपट है, सिर्फ रट के आया है, इसको पता कुछ नहीं। कॉमन वर्ड बिल्कुल आपने सही। मेरे पास एक बच्चा आया था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 27 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए। बहुत पहले मेरे पास एक बच्चा आया था जिसने मैट्रिक में पोजीशन, मैं जफर साहब को इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि यकीनन हम इस चीज को फील कर सकते हैं कि इनके स्टूडेंट्स इनको कितना एंजॉय करते हैं। नहीं वो तुम्हारा ये बच्चा है वो मैट्रिक की पोजीशन लेकर आया था। अच्छा मुझे नहीं पता थी ये बात, मैंने क्लास शुरू की तो जो पहला टेस्ट लिया अकाउंट्स का वो फेल हो गया। अच्छा अब वो फेल हो गया तो मुझे बच्चों बोला सर ये तो पोजीशन होल्डर है, मैट्रिक से पोजीशन करके आया। अच्छा पहले वो यकीन नहीं आया, मैंने कहा नहीं यार, वो दूसरे दिन अखबार ले आया और वाकई उसकी पोजीशन आई थी। ये वो पूरा पॉपट था। अच्छा अब जब लॉजिकल अकाउंटिंग जो है ना वो डेबिट क्रेडिट की लॉजिक्स पे चलता है, वहां जाके वो फंस गया।
तो अगर आपने किताबें रट ली है, बहुत सारी चीजें आप रट ले, को मसला थोड़ी है, वो आपको काबिलियत थोड़ी दे सकती है। काबिलियत दो चीजों से आती है। अगर हम बच्चों को स्कूल में सिखाएं दो चीजें, एक क्रिएटिव थिंकिंग और एक क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो चीजें अगर बच्चों को आ जाए ना, हमारा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। बिल्कुल एक क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखिए मैं आपको बताऊं, टाइटैनिक पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, आपने भी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें जेम्स कैमरॉन की, उसने टाइटैनिक के इवेंट को लेकर एक मूवी बना दी और वो दुनिया के टॉप 10 ब्लॉकबस्टर्स में से आज भी है। क्रिएटिविटी, नो लिमिट टू क्रिएटिविटी। अब वो टाइटैनिक बना दी उन्होंने, अब वो पूरी दुनिया में जो उसने जो बिजनेस किया, और सीलिन डियोन के गाने ने उसमें 4 चांद लगा दिए। ठीक है, तो यही चीज है। एक बोरिंग, यानी वो डॉक्यूमेंट्री बनी, लोग बोर हो गए पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, और वही टाइटैनिक मूवी। तो क्रिएटिविटी जो है ना, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कहां से कहां जा सकते हैं। अभी भी हम देखते हैं मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह हमारे ड्रामे जो बनते हैं, बाकी क्रिएटिविटी है ना। तो क्रिएटिव थिंकिंग सिखाएंगे, सोचते कैसे चीजों को। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग में हम जज करना तो सिखा देते बच्चों को कि यार इसको देखो यार, अच्छा वो नाम रख देते हैं उल्टे से, ये। अगर इसी को हम पॉजिटिवली ले जाए कि भाई आप क्रिटिकली सोचे कि भाई इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मेरे फादर में जो कमी थी वो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। भाई मेरे फादर भी एक इंसान थे, पहले हम समझते थे कि वो स्पाइडरमैन या सुपरमैन है, लेकिन बाद में पता चला कि ही इज अ कॉमन मैन। तो ही गॉट सो मेनी वीकनेसेस। तो उनको क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज उनके अंदर ऐसी थी, तो वो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम सिर्फ जज कर रहे होते लोग। जफर साहब इतनी प्यारी बातें करें ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इंटरप्ट करने का, बट मसला है कि हमारा प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने एंड तक पहुंच चुका है। तो दोबारा बुला लीजिए। अरे वाह वाह, अभी मेरे मुंह के अल्फाज आपने छीन लिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने नई सुबह को ज्वाइन किया। और आपकी और मेरी मुलाकात में 2 दिन का गैप आ रहा है, सैटरडे संडे हम साथ नहीं होंगे, लेकिन मंडे से इंशाल्लाह करेंगे आपको फिर से ज्वाइन। मंडे टिल फ्राइडे फिर एक कारवां जो है हमारा वो चलता रहेगा। सुबह 10 से 12 सेम टाइमिंग्स में मेरी मंडे को होने वाली आपसे मुलाकात, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।